आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वेजेस कोड 2020। ठीक है, ये आपके मॉड्यूल 4 में है, मुंबई यूनिवर्सिटी के। ठीक है, देखिए दी कोड ऑन वेजेस ये 2019 में आया था। जब ये बिल पास हुआ था तो ये 184th बिल था। ठीक है, 184वां बिल था 2019 का जब ये पास हुआ था। ठीक है, इसके अंदर टोटल चैप्टर जो है 9 है। ठीक है, टोटल चैप्टर 9 है। सेक्शंस इसके अंदर 69 है टोटल। ठीक है, और इसके अंदर 26 डेफिनीशन के बारे में बताया गया है। 26 डेफिनेशन में सारे आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके मॉड्यूल में सिर्फ 4 चैप्टर के बारे में आपको पढ़ने के लिए बोला गया है। सबसे पहले बोला है आपको पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस पढ़ना है आपको। दूसरा है पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में। तीसरा है ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ क्या है इस एक्ट के अंदर, और मिसलेनियस प्रोविज़न को पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आपके सिलेबस के हिसाब से ये 4 चैप्टर ही आपके लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, जब आप पूरा एक्ट देखोगे तो इसके अंदर 9 चैप्टर है, मैंने बताया आपको। फर्स्ट चैप्टर बताता है प्रिलिमिनरी के बारे में। दूसरा चैप्टर बताता है मिनिमम वेजेस के बारे में। तीसरा चैप्टर बताता है पेमेंट ऑफ वेजेस के बारे में। चौथा चैप्टर बताता है आपका पेमेंट ऑफ बोनस के बारे में। पांचवा चैप्टर बताता है एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। छठा चैप्टर बताता है पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम्स ऑडिट के बारे में। सातवां चैप्टर बताता है इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के बारे में। आठवां चैप्टर बताता है ऑफेंस एंड पेनल्टी के बारे में। और नौवां चैप्टर बताता है मिसलेनियस प्रोविज़न के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया आपके सब्जेक्ट में, आपके मॉड्यूल में सिर्फ 4 ही चैप्टर है। आपको चैप्टर 2 पढ़ने के लिए बोला है, चैप्टर 4 पढ़ने के लिए बोला है, चैप्टर 8 पढ़ने के लिए बोला है, और चैप्टर 9 पढ़ने के लिए बोला है। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसको अभी डिफाइन करने वाला हूँ। सबसे पहला बताता है कि एम्प्लॉई कौन होगा, हु इज एम्प्लॉई अंडर वेजेस कोड। ठीक है, तो एम्प्लॉई का मतलब होता है एनी पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टैब्लिशमेंट टू डू एनी वर्क, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्लerical, any other work for hire or rewards, but does not include armed forces of the union। भारत सरकार के अंदर, केंद्र सरकार के अंदर आर्म फोर्स में जो है सैनिक जो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो भी स्किल्ड और अनस्किल्ड जो वर्कर्स हैं वो एम्प्लॉई के अंदर कवर होंगे। ठीक है, दूसरा डेफिनेशन है आपका एम्प्लॉयर, हु इज एम्प्लॉयर। Employer means a person who employs, whether directly or through any person, or on his behalf or on behalf of any person, one or more employees on his establishment, in his establishment। ठीक है, तो जो कोई भी बंदा किसी को एम्प्लॉय करता है, अपने यहाँ पे रखता है, या तो वो खुद रखता है डायरेक्टली या किसी के थ्रू रखता है। ठीक है, अगर वो अपने इस्टेब्लिशमेंट में किसी बंदे को एम्प्लॉयमेंट में रखता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है, जो बंदा रखने वाला है उसको बोला जाता है एम्प्लॉयर। तीसरा डेफिनेशन है वेजेस। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, डिफाइन वेजेस। वेजेस मीन्स ऑल रेम्यूनरेशन whether by way of salary, allowances or otherwise। Wages include basic pay, dearance allowance, retaining allowance। ये सब आपका वेजेस में कवर होता है। वेजेस में क्या कवर नहीं होता? वेजेस डज नॉट इंक्लूड बोनस, प्रोविडेंट फंड, कन्वेंस अलावेंस, हाउस रेंट, ग्रेच्युटी, ओवर टाइम। ये सारा जो है वेजेस में कवर नहीं होता है। अगला डेफिनेशन है एस्टैब्लिशमेंट। व्हाट इज एस्टैब्लिशमेंट अंडर वेजेस कोड? एस्टैब्लिशमेंट मीन्स एनी प्लेस वेयर इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर और ऑक्यूपेशन इज कैरीड ऑन। कोई भी जगह जहाँ पे कोई इंडस्ट्री है, ट्रेड बिजनेस चल रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, या किसी भी तरीके का ऑक्यूपेशन है वहाँ पे जो कैरीड ऑन है, तो उसे एस्टैब्लिशमेंट कहा जाएगा। अगला सवाल है आपका लास्ट, जो कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन का है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट,
in relation to an establishment carried on under authority of central government such as railway, mines, oil field, major port, air transport, telecommunication, banking, insurance company, or any corporation or other authority which is established by सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल एक्ट, तो उसके परिप्रेक्ष्य में कौन होगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट होगा। ठीक है। बाकी अदर रिलेशन में जो भी, जैसे मान के चलो किसी स्टेट में कोई इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो आपका वेजेस कोड है वो आपका कंकरेंट लिस्ट में है। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, पहला स्टेट, दूसरा सेंट्रल, तीसरा कनकरेंट। स्टेट में स्टेट बना सकता है लॉ, यूनियन में यूनियन बना सकता है लॉ, और कनकरेंट में दोनों बना सकता है लॉ। तो जो वेजेस कोड है वो कनकरेंट लिस्ट में आता है, इसीलिए इसमें स्टेट भी बना सकता है और आपका सेंट्रल भी बना सकता है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से अगर पूछा जाए कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, तो अगर कोई भी सेंट्रल एक्ट है, ठीक है, उसमें इंटरप्रिटेशन करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। कोई स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी फंड है, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई एक्ट है, उसमें अगर कोई प्रोविज़न है तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट होगा। पहले था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976, दूसरा था मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, तीसरा था पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, चौथा था पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये चारों एक्ट को एक साथ कंसोलिडेट करके ये वेजेस कोड बनाया गया है, जो कि 2019 में बनाया गया। अब हम सीधे मॉड्यूल पे आते हैं। हमारे मॉड्यूल में 4 चैप्टर से कवर करने के लिए दिया गया है। सबसे पहला है हमारा चैप्टर 2 से पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस। पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस आपका सेक्शन 5 से शुरू होता है, चैप्टर 2 में दिया गया है। Chapter 2, Section 5 of the Code provides for minimum wages. The appropriate government, either central or state government, depending on the type of establishment, shall specify the minimum wages for the time work and for piece work. Minimum wages shall be prescribed while taking into consideration the skill of worker, geographical area, and difficulty of work like temperature, humidity, hazardous occupation and underground work। तो ये सेक्शन 5 जब आप पढ़ोगे तो सेक्शन 5 में ये बताया गया है कि कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जैसे वो जिस कैटेगरी का वो इस्टेब्लिशमेंट होगा वैसा, ठीक है। मिनिमम वेजेस कोड जो है कंकरेंट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसीलिए इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉ बनाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर है लॉ बनाने के लिए। तो अगर कोई लॉ बनाता है और वो सेंट्रल एक्ट लगा कर वो बनाता है, तो उसके ऊपर जो है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। कोई स्टेट है जिसने स्टेट लॉ के अंदर कोई कानून बनाया है, कोई इस्टेब्लिशमेंट बनाया है, तो उसके संदर्भ में अगर कोई इशू होगा तो उसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगा। जो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए, तो वो तय करते हैं, वो स्पेसिफाई करते हैं कि मिनिमम वेजेस किसी भी वर्कर के लिए, किसी भी स्टाफ के लिए, उसके टाइम वर्क जो भी वो काम करता है बेचारा, उसके लिए कितना होना चाहिए। ठीक है। मिनिमम वेजेस जो है उसको कंसीडर करने के लिए सबसे पहला जो गवर्नमेंट है वो देखता है कि वर्कर के पास स्किल क्या है, दूसरा देखता है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका ज्योग्राफिकल एरिया कौन सा है। ठीक है। अगर मान के चलो कोई मुंबई में काम करता है तो मुंबई डेवलप्ड एरिया है, यहाँ पे सारी चीज़ें महंगी है, राइट, तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस कम नहीं रख सकते। जैसे यूपी बिहार में है, आप 8,000 7,000 10,000 में भी आप पेट पाल सकते हो, राइट, वहाँ पे ज़्यादा रेंट नहीं है। लेकिन मुंबई का जो ज्योग्राफिकल एरिया है यहाँ पे महंगी चीज़ें हैं, रूम भाड़ा भी 10,000 12,000 रहता है, तो यहाँ पे अगर मिनिमम वेजेस 10,000 होगा तो वो खाएगा क्या। ठीक है। तो स्किल ऑफ वर्कर सबसे मेन है,
दूसरा है ज्योग्राफिकल एरिया, जो भौगोलिक क्षेत्र है वो देखा जाता है कि वहाँ पे जो महंगाई है, वहाँ पे जो रूम रेंट है, ये सब देखा जाता है ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर, ठीक है। इसके बाद है डिफ़िकल्टी फॉर वर्क, कोई बंदा काम कर रहा है, लाइक टेम्परेचर है, हाजार्डस ऑक्यूपेशन है, या अंडरग्राउंड वर्क कर रहा है कोई, जैसे मान के चलो कोई कश्मीर में काम कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो उसको उस हिसाब से सैलरी भी मिलना चाहिए, क्योंकि अपनी वो बॉडी को खपा रहा है वहाँ पे। कोई फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे हाजार्डस काम हो रहा है, राइट, तो वहाँ पे अगर वो जान को जोखिम में डाल के काम कर रहा है तो उसको उस हिसाब से सैलरी मिलना चाहिए। कोई अंडरग्राउंड वर्क कर रहा है, जैसे मान के चलो आप देखते होगे जो क्लीनर वाले होते हैं, ठीक है, वो सीवेज क्लीन करते हैं, वो नीचे जाते हैं नाली के, वो साफ़ करते हैं, राइट, तो उनके काम कितने डिफ़िकल्ट हैं। तो डिफ़िकल्टी ऑफ वर्क के ऊपर भी जो है मिनिमम वेजेस तय किए जाते हैं। सेक्शन 9 बोलता है, सेक्शन 9 says that the central government after consultation with central advisory board will set the national floor rate for wages after taking into consideration the minimum living standard of worker varying across geographical areas. The minimum wages fixed by the state government for their respective region cannot be lower than नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस। अब ये नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस क्या है? तो ये एक क्राइटेरिया है, ये एक लेवल है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेट किया है, ठीक है, किसके लिए? वर्कर की सैलरी के लिए, कि कम से कम मिनिमम वेजेस जो होगा किसी भी स्टाफ का, किसी भी वर्कर का, वो नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस से कम नहीं होगा, ठीक है। तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस, उससे कम नहीं दे सकता। आपको बता दूं कि 2013 में ये जो NF ये था ना, नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस, वो हर इंडिविजुअल को, जो भी वर्कर का काम करते हैं, उनका 137 रुपीज़ पर डे था मिनिमम वेजेस, ठीक है। ये 2024 में जो है नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस का जो अमाउंट है वो हो गया है 178 रुपीज़, 178 रुपीज़। ये मिनिमम वेजेस हैं, ठीक है। मिनिमम वेजेस का मैंने आपको पहले भी बताया कि मिनिमम वेजेस जो है ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर भी होता है, स्किल और अनस्किल्ड लेबर के भी आधार पर होता है, वो जो सिचुएशन है जहाँ पे वो वर्कर काम कर रहा है वो डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्टी ऑफ वर्क के आधार पर भी होता है, ठीक है। लेकिन किसी भी सूरत में कम से कम कोई भी वर्कर जो कमाएगा, किसी भी वर्कर का जो सैलरी होगा किसी भी सूरत में, तो 178 रुपीज़ से कम नहीं होगा। ये सेंट्रल नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस के आधार पर दिए जाने वाले अमाउंट है। अब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर अपने वर्कर को देना चाहता है सैलरी, तो इससे कम तो नहीं मिलेगा। 178 जो है वो मिनिमम वेजेस है। नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस जो है वो हर 5 साल में उसका रिव्यू होना चाहिए और उसका रिवीजन होना चाहिए कि उसको कितना बढ़ाया जाना चाहिए, एक्सीड करना चाहिए, ठीक है। कोई भी जो नेशनल फ्लोर रेट फॉर वेजेस होते हैं वो साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के भीतर आपको कभी भी एक रिव्यू या रिवीजन उसके लिए आपको करना है। फिर आगे ये एक्ट बोलता है, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर दिस कोड शैल ऑल्सो फिक्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क्स दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ नॉर्मल डे, प्रोवाइड अ रेस्ट डे आफ्टर every 7 day of work, and provide that overtime rate for extra hours not less than twice the normal rate of wages shall be paid to the worker who is asked for a rest day। ठीक है, ये एक्ट बोलता है कि कोई भी बंदा जो वर्क कर रहा है उसको सप्ताह में एक बार तो रेस्ट का डे मिलना चाहिए, ठीक है। और फिर ये एक्ट आगे बोलता है कि कोई भी बंदा जिससे ओवर टाइम कराया जा रहा है, जो काम ज़्यादा कर रहा है, जिसका ड्यूटी काम करने का दिन 7 घंटा था और वो 10 घंटा करना चाहता है, तो 7 घंटे का जो उसको मिलता है उसका डबल, ठीक है, सैलरी के हिसाब से हर 1 घंटे का 2 गुना उसको मिलेगा, ट्वाइस मिलना चाहिए,
वेजेस, ठीक है। हर 1 आवर्स का ट्वाइस मिलना चाहिए। जैसे 1 घंटे का उसका सैलरी नॉर्मल डे में 200 रुपया है, अगर वो एक्स्ट्रा कर रहा है, ओटी लगा रहा है, तो उस व्यक्ति को 1 घंटे का 200 के बजाय 400 रुपया मिलेगा ओवर टाइम के नाम पर। ऐसा यह एक्ट बोलता है। अगला टॉपिक है आपका पेमेंट ऑफ बोनस। यह आपका चैप्टर 4 में दिया गया है कोड के। चैप्टर 4 ऑफ द कोड प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ बोनस टू ऑल एम्प्लॉयज ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट employing 20 or more people who have put in at least 30 days work in an accounting year. The minimum bonus shall be paid on annual basis at the rate of 8.33% of the wages or 100 rupees, whichever is higher, irrespective of the employer having an allocable surplus of the previous accounting year. If the allocable surplus exceed the minimum bonus payable to employees, the employee shall be entitled to receive the bonus in proportion to their wages, subject to a maximum of 20% of their wages. The allocable surplus shall be calculated in accordance with the provision of this code. It shall be equal to 60% in the case of a banking company and 67% in case of other establishment of the available surplus. The available surplus shall be gross profit of that accounting year minus certain deduction, that is depreciation, admissible under income tax and direct tax that employer is liable to pay। ठीक है, तो ये बोलता है कि पेमेंट ऑफ बोनस का, कि अगर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉई कार्यरत हैं, ठीक है, और जिन्होंने 30 दिन जो है वर्क किया है, ठीक है, उनको जो है मिनिमम बोनस जो एनुअल बेसिस पे करना है, उनका 8.33% होना चाहिए सैलरी के, ठीक है, या 100 रुपया मिलना चाहिए। जो भी ज़्यादा हो, या 100 रुपया ज़्यादा हो या 8.33, उसके हिसाब से उनको जो है बोनस मिलना चाहिए। इसके बारे में यह एक्ट जो है बात करता है। अगला है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। ये चैप्टर 8 में बताया गया है। ये बताता है द क्वांटम ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड अंडर दिस कोड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ऑफेंस। The maximum penalty provided under this code is imprisonment for 3 months and with a fine of rupees 1 lakh only। तो इस एक्ट के अंदर कोई भी इस्टेब्लिशमेंट जो है या कोई भी एम्प्लॉयर जो है अगर लाइबल होता है, ठीक है, तो उसके लिए 3 महीने का जो है जेल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का जो है जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान किया गया है। अब है आपका मिसलेनियस प्रोविजन। यह आपके चैप्टर 9 में दिया गया है इस कोड के, और ये सेक्शन 57 से 69 तक में डिफाइन किया गया है। इसमें बताया गया है आपका 57 में बार ऑफ सूट्स, ठीक है, कब कब आप कोई सूट नहीं फाइल कर सकते। 58 में बताया गया है कि अगर आपने कोई एक्शन लिया है और वो गुड फेथ में लिया है, ठीक है, तो उसके लिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है। 59 में बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा। अगर मिनिमम वेजेस का कोई केस आता है या किसी एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसके ऊपर बर्डन किसके ऊपर आएगा, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 60 बताता है कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में। 61 बताता है कि कोई भी लॉ है या एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि इस कोड के विपरीत है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा या नहीं होगा। इसके बाद 62 में दिया है कि कोई भी पावर अगर पार्लियामेंट ने किसी अथॉरिटी को दिए हैं तो उसके बारे में प्रोविज़न बनाया है, डेलीगेशन ऑफ पावर के बारे में। इसके बाद है इसमें एक एग्जम्पशन दिया है, कोई भी एम्प्लॉयर को कुछ ऐसे सर्टेन केसेस हैं जहां पे उनकी लाइबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद 64 में बताया गया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ एम्प्लॉयर विद गवर्नमेंट, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉयर है जो कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो उसके कोई भी प्रॉपर्टी को अगर अटैच करना है, असेट को अटैच करना है, ठीक है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन का भी प्रोविजन बनाया गया है। इसके बाद 65 में दिया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर के बारे में। 67 के बारे में 66 में बताया गया है सेविंग्स के बारे में। 67 में बताया गया है
कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो रूल बना सकता है, उनके पास पावर है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी आ सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ जाएगा। 68 में दिया हुआ है कोई भी डिफिकल्टी है तो वो जो है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उसको हटा सकती है, उसका पावर है। और 69 में दिया हुआ है रिपील एंड सेविंग के बारे में। तो रिपील का मतलब है ये जो 4 लॉ मैंने शुरू में बताए थे कि ये 4 लॉ को हटा के ये बनाया गया था, तो वो 4 लॉ को जो है रिपील कर दिया गया और ये नया जो कोड है उसको लाया गया, तो इसको सेव कर दिया गया। तो यही होता है रिपील एंड सेविंग।